নমস্কাৰ মৰমৰ আৰু প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰীক্ষা এতিয়া চেপ্টাৰ 2 মই দ্বিতীয় চেপ্টাৰ এইটো ক্লাছ 9ৰ হিন্দী আলোক ভাগ 1 এইটো গম পাইছা। পৰীক্ষা চেপ্টাৰ 2 আছে আৰু যদি কোৱেশ্চন এনসাৰ বিচাৰি আছে তহঁতে কোৱেশ্চন এনসাৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' দি দিছোঁ, তাতে চাই ল'ব। ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনখিনিহে কৰিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মই এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছোঁ, এইটো চাই ল'ব। আৰু কথাখিনি হ'ল এই চেপ্টাৰটো, এই চেপ্টাৰৰ হ'ল লেখকজনে প্ৰেমচন্দ্ৰ। মই হিন্দী দি বুজাই দিম কাৰণ যিহেতু হিন্দী দি বুজাব লাগিব আৰু তাতে লেখকৰ পৰিচয়ৰ ভিতৰত ইমান নালাগে। এতিয়া কাহিনীৰ মেইন सारांशখিনি অলপ পঢ়ি ল'লে ভাল হ'ব। सारांश और मूल भाव। परीक्षा कहानी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। परीक्षा जो कहानी है, ये कहानीखिनि सर्वश्रेष्ठ कहानी बुली कोआ होय। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अफसर या अधिकारियों के चयन में विद्वत्ता के अतिरिक्त दया, परोपकार की भावना, कर्तव्य परायणता जैसे सद्गुणों पर अधिक बल दिया है। माने प्रेमचंद लेखकजने कले जे এই পৰীক্ষা কাহিনীটো যেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়িম তাতে কি পাম, দয়া, মানুহৰ ভিতৰত দয়া হ'ব লাগে, পৰোপকাৰ হ'ব লাগে। পৰোপকাৰ মানে মানুহক উপকাৰ কৰা। কৰ্তব্য পৰায়ণতা কি ভাৱনা মানে হ'ল নিজৰে ওপৰত খালি দায়িত্ব নহয়, বেলেগৰ ওপৰৰ দায়িত্ব লৈ আমাক চলিব লাগে। সদ্গুণৰ पर आधारित बल दिया गया है। सद्गुण माने ভাল ব্যৱহাৰ, ভাল गुण বুলি ক'ব পাৰোঁ। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता। यहाँ पे कभी कहते हैं कि आप सिर्फ विद्या, आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप महान नहीं बन जाइएगा, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम की भावना होनी चाहिए। पढ़े लिखे इंसान के अंदर प्रेम की भावना उसे महान बनाती है। प्रेम की भावना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक इंसान के अंदर। प्रेमचंद की यह बहुत चर्चित कहानी इसी विचारधारा से संपुष्ट है। कहानी में दिखाया गया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली थी। यहाँ पे एक इंसान की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा तोहते गम पोआ यात माने एटा पद आसिले सुजान सिंह तेतिया रजा आसिले, गम पाइसा। सुजान सिंह रजा आसिले, तेखेतर राज दरबारत एटा माने दिवान नाমৰ এটা পদ ওলাইছিল, যেনেকৈ এতিয়া ভেকেঞ্চিবিলাক ওলায় চাকৰিৰ কাৰণে। তেতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে দিৱান এটা পদ ওলালে। ইয়াৰ কাৰণে মানে কেনেকা তেখেতে পৰীক্ষা ল'লে, ইয়াতে আমি কাহিনীখিনি গম পাম। चलिए शुरुआत करते हैं। जब देवगढ़ के, यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, देवघर का दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें परमात्मा की याद आती है। तब वो सोचते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो यहाँ पे किसी और को पोस्टिंग दे दिया जाए और मैं अभी थोड़ा भगवान को याद कर लूँगा, थोड़ी हरि कीर्तन कर लूँगा जाकर, है कि नहीं। आप लोग देखते होंगे जो बूढ़े हो जाते हैं तो लास्ट में भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद महाराज से उन्होंने विनय की। दीनबंधु महाराज से, राजा से कहते हैं कि दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। यानी सुजान सिंह कौन था, मिडिल में आपको कहानी ध्यान से सुनना है। सुजान सिंह एक नौकर था, मतलब नौकर की तरह ही था। तो वो कहता है कि दीनबंधु मतलब राजा को कह रहे हैं कि मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की, यानी 40 साल मैंने नौकरी कर चुका हूँ। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे रिटायर की ज़रूरत है, मैं अब ये काम नहीं चला सकता, तो आप किसी और को चुन लीजिए, मुझे परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा दीजिए कि मैं थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई है। अवस्था ढल जाना मतलब अब मेरा शरीर चल नहीं रहा है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रह गई। अब मेरे पास उतना शक्ति नहीं है कि पहले जैसा मैं काम कर सकूं। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। वो कहते हैं कि अभी इस बुढ़ापे में अगर मुझसे भूल हो सकता है तो लोग मुझे मतलब छोड़ेंगे नहीं, वह कोसेंगे, कहेंगे कि इतना टैलेंटेड इंसान जिससे आज इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है, राइट। लेकिन बुढ़ापे में हो जाता है। सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी इतने दिनों से मैंने अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे काम किया था, तो ये सब बेकार हो जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवी और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे और राजा साहब उनको बहुत ही मानते थे। नहीं कहते थे कि तुम नौकरी छोड़ दो।
और चाहते भी नहीं थे। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक शरीर चल रहा है तब तक रहो तुम, जिस दिन देखेंगे कि एकदम अवस्था ठीक नहीं तो हम किसी और को रख लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माने। लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि ठीक है, आप अपना नौकरी तो छोड़ देंगे, मतलब आप अपना नौकरी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, आपके सीट पर किसको रखना है वो आपको ही चुन कर देना पड़ेगा। मतलब मैंने जिजोने चाकरी टू एड़िब ही मानु जो नहीं এই চাকরির কারণে এটা মানুহ আনিব লাগে। কেনেকৈ আনিব? তেখেতৰ ওপৰত। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। विज्ञापन निकला मतलब समझा? मतलब ये समाचार, यह न्यूज़ फैलाया गया कि देवघर के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे लिखे गए हैं कि रिक्वायरमेंट छोड़ा गया है, मतलब नौकरी दी जाएगी, जिसको जिसको ज़रूरत है वो आ सकता है। जो सज्जन अपने आप को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो और वो यहाँ पे आ सकता है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप आइए इंटरव्यू दीजिए। ये एक न्यूज़पेपर में छापा जाता है, न्यूज़पेपर में लिख के फैलाया जाता है इस बात को। यह ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है इस नौकरी के लिए कि ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन शरीर से हस्तपुष्ट हो। 1 महीने तक उम्मीदवार के रहन सहन, आचार विचार को की देखभाल की जाएगी। 1 महीना तक जांच किया जाएगा, मतलब उस लोगों को आके दरबार में रहना है 1 महीना तक। आपको बीए पास होना, ग्रेजुएट होना, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम रहना ज़रूरी नहीं है। आपको 1 महीना आके उसमें रहना है। आपका सब कुछ नेचर देखा जाएगा, इसके बाद सिलेक्टेड किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है आर्टिकल में, ये भी न्यूज़पेपर में छपा था कि जो ये परीक्षा में पूरा तरह पास हो जाएगा। परीक्षा मतलब क्या है? 1 महीना का परीक्षा है, 1 महीना, 1 मंथ। 1 महीना आपको दरबार में रहना है, खाना वाना सब फ्री रहेगा, आपको बस रहना है। और उसके बाद उन लोग सेलेक्ट करेंगे कि किसका सब कुछ ठीक है और किसको रखा जाएगा। ठीक है। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। हलचल मच गया ये न्यूज़ सुनकर। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। वाह, इतना बड़ा पद मिलेगा और कोई कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है, किसको नसीब में है ये पद। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। बहुत सारे हजार लोग आ गए, उनको नौकरी चाहिए, आएंगे ही भाई। किसके घर में? दरबार में आए, राजा के दरबार में नौकरी पाने के लिए। देवघर में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कोई पंजाब से चला आता है, तो कोई मद्रासा से, कोई नए फैशन का प्रेमी था, तो कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। इम्पोर्टेंट बात है कि पंडित भी आ गए। और लोग कहाँ कहाँ से आए ये नौकरी लेने के लिए? लोग आते हैं पंजाब से, कोई आता है मद्रास से, कोई फैशन का दीवाना है, फैशन, पूरा फैशनिस्ट इंसान है, कोई पुरानी सादगी, पुराने ज़माने की तरह, कोई मौलवी था, कोई पंडित था, सब कोई आ गया, उसे नौकरी चाहिए बस। ये बहुत बड़ा नौकरी था। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। सरदार जो सुजान सिंह थे वो बहुत अच्छे से इन लोगों का स्वागत करने के लिए घर वगैरह बनाया गया था। खाने का टाइम टू टाइम फ्री रहेगा, रहने की जगह दी गई थी, आपको सब कुछ फैसिलिटी था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। हर कोई अपने आप को अच्छा दिखा रहा है क्योंकि उसे नौकरी चाहिए। खराब इंसान भी अच्छा दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहानी ध्यान से सुनने से आप अगर कहानी मैं जी এই কাহিনীখিনি ষ্টৰিখিনি যি বুজাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ যদি শুনিবা আৰু মুখস্থ কৰিবই নালাগে কুৱেশ্যন এনচাৰ, অকলে মুখস্থ হৈ যায়। সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, মিষ্টাৰ মানে এজন ব্যক্তিয়ে আছিলে, এজন মানুহ আছিলে, एक आदमी था जिसका नाम है मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। पहले वो बंदा 9 बजे तक सोता था। आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे। आजकल वो वहाँ पे आके
1 महीना में सब चेंज हो गया। वो सुबह उठ रहा है, सूर्य देव का दर्शन कर रहा है, उसके बाद मॉर्निंग वॉक कर रहा है, लेकिन घर में 9 बजे तक सोया करता था। मिस्टर ब एक और व्यक्ति है, को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। हुक्का माने सिगरेट का जैसा है, समझ लेना, सिगरेट का जैसा ही है। तो नशा ही करते हैं लोग। तो पहले हुक्का पीते थे, परंतु आजकल वो सिगरेट पीता है दरवाज़ा बंद करके। अब है मिस्टर स और द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम थी, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते। वाह। पहले ये 3 और व्यक्ति है, स द और ज। ये लोग अपने घर में अपने नौकरों को बहुत नीचा समझता था, तू मैं करके बात भी करता था, लेकिन आजकल यहाँ पे आने के बाद नौकरों से आप जनाब करके बात कर रहे हैं। बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है ये लोग। महाशय क नास्तिक थे। एक और बंदा था, एक और व्यक्ति था जिसका नाम था महाशय क। वे नास्तिक थे, वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को भी पदच्युत हो जाने की शंका लग रही है कि इतना पूजा पाठ करने लगा है कि पुजारियों का नौकरी भी खा जाएगा। सोचो, घर में दिखाता था वो नास्तिक था, लेकिन यहाँ पे आके दिखावा कर रहा है। मिस्टर ल एक और व्यक्ति है, मिस्टर ल, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ल एक और व्यक्ति है, एक और बंदा है जो आड़ू मानू टेके की कोड़ी ले। किताबों से घृणा थी, कभी भी किताब नहीं पढ़ा था, पढ़ा होना टेक भाले ना लगे, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोल के बैठा है। वाह, पढ़ने में डूबे रहते हैं आजकल, पूरा पढ़ता है वो। जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता है। इतने अच्छा से बात करता है कि लगता है उसके अंदर नम्रता और सदाचार, यानी नम्रता का मतलब हो जाता है कि नर्म दिखाना, किसी को ऊंचे आवाज़ से नहीं बात करना, मीठे तरीके से बात करना। सदाचार मतलब गलत व्यवहार नहीं करना। आजकल इस तरह का दिखा रहा है। लोग समझते थे कि 1 महीनों की झंझट है, किसी तरह काट लेंगे। हर कोई समझता है 1 महीना तो काटना है, 1 महीना हम काट लेते हैं, कहीं कार्य सिद्ध हो जाए तो कौन पूछता है। और इसके बाद 1 महीना के बाद अगर नौकरी मिल जाए तो फिर हम लोग अपने औकात पे आ ही जाएंगे जैसे थे, ठीक है। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जोहरी आर में बैठा हुआ देख रहा था, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति यानी जो खुद वो पद पे है, जिन्होंने ये सब बुलाया था, वो आराम से देख रहे थे कि मुझे किसको चुनना है, क्योंकि वो खुद अपने पद को छोड़ेंगे। राजा भी बोले हैं कि आपको ही चुन को देना है, आप ही खोज के दीजिएगा। तो वो देख रहे हैं सबको। इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, वो सोच रहे हैं ये बगुला है। देखिए, बगुला सब सादा कलर का होता है, उसमें हंस भी आ जाए तो तुरंत दिखाई नहीं देगा, वो भी सादा कलर का है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। सब लोग सोचा कि एक हॉकी खेल हो जाए। आप लोग जानते हैं कि हॉकी खेल ग्रुप में खेला जाता है, राइट। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और वो लोग सोचते हैं कि ठीक है 1 महीना की बात है तो हम लोग खेल वोल में गुजारेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, ऐसे से रहेंगे। तो उन लोगों ने सोचा ठीक है आराम कर रहे हैं तो चलिए हॉकी खेला हो जाए। ग्रुप में हम लोग भी बात करते हैं कि चलो आज ये लूडो खेल लेते हैं कि क्रिकेट खेल लेते हैं, है कि नहीं। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। तो बोला कि ठीक है ये भी तो एक विद्या है, इसे हम लोग को दिखाना चाहिए। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। ठीक है, चलिए आपस में बात कर रहे हैं लोग, मतलब ग्रुप वाइज बात कर रहा है कि हॉकी का ग्रुप बनाएगा, टीम बनाएगा और खेलेगा। चलिए तो सब लोग रेडी भी हो जाता है। तय हो गया मतलब सब फिक्स हो गया। कोर्ट बन गया, कोर्ट बनाया जाता है हॉकी के लिए, फर्स्ट कोर्ट सेकंड कोर्ट होता है। हाँ, खेल शुरू हो गया, खेल भी शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। उसके बाद गेंद यानी लाठी से मारने लगा बॉल को। आप तो जानते हैं हॉकी में होता है। रियासत देवघर में यह खेल बिल्कुल निराला था, बहुत ही अच्छा लगा था, सबको उत्साहित कर दिया। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जा रही है। ये होता है हॉकी खेल में, फुटबॉल में। एक साइड वाला टीम अगर लेके दौड़ेगा
तो ऐसा लगेगा कि समुद्र की लहर आ रही है और दूसरा लहर उसको अटकाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते हैं मानो लोहे की दीवार हो, और दूसरी तरफ ऐसा रोका जाता है मानो लोहे की दीवार है। एक टीम अगर बॉल इधर से लेके जा रहा है, दूसरा टीम आएगा इसको रोकने के लिए, तो लगेगा कि दीवार खड़ा है, राइट। संध्या तक यही धूमधाम रही। शाम हो चुका था, बहुत ही धूमधाम से ऐशो आराम से मस्ती से खेला जा रहा था। लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। लोगों को पूरा पसीना आ चुका था शरीर में, क्योंकि खेल में तो पसीना आएगा ही भाई। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। दोनों पार्टी बहुत तगड़ा, दोनों पार्टी में गोल कोई दे नहीं पा रहा था और सब लोग हाँफते हाँफते बेदम हो गया। मतलब आप तो हाँपेंगे, आप दौड़ने के बाद चलने के बाद हाँफते हैं ना, थोड़ा थक जाते हैं, उसी तरह। अंधेरा हो गया था, शाम हो गया, अभी भी डिसीजन नहीं हो पाया, कोई गोल दिया ही नहीं है, अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए, इंटेंशन बहुत हाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब मतलब जहाँ पे वो लोग खेल रहे थे उसके साइड में थोड़ी दूर हटकर एक नाला था। नाला तो जानते हैं, है कि नहीं। उस पर कोई पुल न था। कोई पुल तो जानते हैं ना, एक नाला होता है, कैनल होता है, ये कैनल है, इसमें पुल होता है, इस तरह का पुल होता है। पुल कोई था नहीं, ओके। लेकिन पानी बहुत कम थी, मतलब लोग उसी नाले से होके जा रहे थे, ठीक है। इस मैदान में जरा, ये तो पढ़ लिया था हम लोगों ने। ऊपर से कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में चलकर जाना पड़ता था। लोग जो पथिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पथिक? पथिको मतलब लोगों को कहा गया है जिसको हम अनजान लोग, जो आने जाने लोग हैं, रास्ते में चलते रहते हैं, राही, उसी को पथिक कहा जा गया है। एक गांव से दूसरे गांव जो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, व्यापार वाणिज्य यानी कुछ अपने बिजनेस के सिलसिले में या किसी से मिलने, तो उसे उन लोगों को पथिक कहा गया है। तो पथिक को नाले से चलकर आना पड़ता था। लोग उसी नाले से आया जाए, मतलब यहाँ पे नाला था, तो आपको अगर इधर जाना है तो आप इसी से जाइएगा आइएगा। नाला से नाला के अंदर से होकर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पानी कम है, उपाय नहीं है, पुल भी नहीं है, तो जाना पड़ेगा ही, है ना। इसके बाद एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए उस नाले से आया। एक किसान आया, कहानी और मज़े में आएगा, कहानी और ट्विस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मर, एक किसान, उस समय बैलगाड़ियाँ थी, याद रखिएगा, बैलगाड़ियाँ में भरकर अनाज लेकर वो बेचारा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, और नाले के अंदर क्या था भाई, आप भी अपने गाड़ी या साइकिल लेके जाते हैं नाले से, तो कीचड़ रहता है कि नहीं, कभी कभी फंस जाता है गाड़ी। और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती, और इतना ऊंचा था, ढलान था, इस तरह करके ऊंचा था रास्ता, इस तरह ऊंचा था। ये नाला था, आपको ये नाला से पार होके ऊपर जाना। ध्यान दीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, एक ड्राइंग बना रहा हूँ, नो डाउट ड्राइंग से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो देखिएगा वो जल्दी समझ में आएगा, राइट। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, ये है सड़क, ये रोड है, ठीक है, इस तरह करके गया है। अभी यहाँ पे नाला है, ये नाला इधर से गुजरा है, ठीक है। अभी एक बैलगाड़ी यहाँ पे जाते समय इस नाला में फंस गया है, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है, ठीक है, नीचे से ऐसे करके ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फंस गया है, इसको बोला जाता है ढलान, बहुत ढलान किया था, ऊंचा था, इसको कहा जाता है। चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी पहिए को हाथों से धकेलता, बेचारा अकेले था। कभी क्या करता, बैल को मारता कि चलो चलो पार करो, ठीक है, बैल को कभी मारता था। और कभी क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, कभी पहिए को हाथों से धकेलता। होता है ना कि लोग कहते हैं कि मेरा ठेला या मेरा रिक्शा फंस गया है, थोड़ा चक्का को ठेलो, ये चक्का जो होता है, इसको आप अगर ठेलिएगा, पहिया, इसको पहिया बोला गया, इसको ठेलिएगा तो हो सकता है गाड़ी आगे चल जाए, राइट। तो ऐसा भी है। तो अकेले बेचारा करे क्या,
धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था, गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। इतना ज़्यादा लोड था कि वो लोड गाड़ी को लेकर बैल ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र नहीं आता। इधर उधर देखता था कि कोई व्यक्ति आ जाए, कोई और इंसान है, तो हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा मेरे गाड़ी को धक्का दे दो, राइट। आप भी कहेंगे कि आप कोई गाड़ी लेके जाते हैं, या आप देखे होंगे कोई गाड़ी वाला फंस जाता है तो 4-5 आदमी लेके आता है और कहता है भाई थोड़ा गाड़ी धक्का दे दो, मेरा फंस गया है, राइट। तो वो बेचारा देख रहा है, किसान देख रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि माल भरा हुआ है आपके गाड़ी में, तो आप गाड़ी छोड़कर जाइएगा तो माल चोरी होने का डर है। बहुत टेंशन में है, विपत्ति में फंसा हुआ था, बहुत टेंशन में, बहुत विपत्ति में था। इसी बीच खिलाड़ी में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले, और उसी समय जितने सारे जो हॉकी प्लेयर थे जो आए हुए थे दीवान के पद के लिए, तो वो लोग उसी रास्ते से जा रहा था। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। किसान देखता है जे यहाँ से कोई तो बंदा होगा मेरा हेल्प कर देगा, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो खिलाड़ी होगा कि थोड़ा गाड़ी धक्का दे दे, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं था। मेन यहाँ पे बात यह आती है कि वो बेचारा किसान किसी को मुंह से बोल नहीं सका कि आओ थोड़ा गाड़ी को धक्का दे दो। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। खिलाड़ी भी देखा, सभी खिलाड़ी देखते हैं कि वो फंसा हुआ है एक किसान, लेकिन बंद आंखों से मतलब सब लोग इग्नोर कर देते हैं कि जाने दो यार, फंसा है, जाने दो, वो कर लेगा ऐसे। उनमें सहानुभूति का नाम न था, उसके अंदर सहानुभूति नाम का कोई वे नहीं था, मानवता ही नहीं था उसके अंदर, उन लोगों के अंदर कि थोड़ा हेल्प कर दे। हम लोग भी भाई कहीं जाते हैं, कोई गाड़ी फंसा है, रिक्शा फंसा है, ठेला फंसा है, तो आप कहीं तो उठा देते हैं, हम लोग धक्के मार देते हैं। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस, और उसी ग्रुप में एक लड़का निकल के आता है जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर लोगों के प्रति दया होता है। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन बेचारा करता क्या, उसका चोट भी लग गया था। वही लड़का जिसके अंदर दया है, वो चोट लग गया था पैर में, लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता है। वो लंगड़ा रहा है, उसको चोट लगा है, इसके बावजूद भी वो उस किसान गाड़ी वाला के पास जाता है। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वह ठिठक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। वो रुक गया और रुककर किसान को देखा और जान चुका है कि किसान टेंशन में है, किसान बेचारे बहुत प्रॉब्लम में है। उसके बाद हॉकी स्टिक किनारे पर रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा। किसान ने देखा कि एक गढ़े हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरे गाड़ी धक्का दे दे। तो किसान भी डर रहा है उससे। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ। तुम जाओ बैल को मतलब आप अगर बैल को थोड़ी सी बोलेंगे कि चलो चलो है ऐसे करके बोलेंगे तो बैल आगे बढ़ेगा, और पीछे से अगर कोई धक्का देगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, राइट। तो वो कहता है कि आप जाइए, बैठिए, बैलों को चलाइए और मैं इधर गाड़ी को धक्का देता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर जाती है। उसके बाद किसान गाड़ी पर आकर बैठ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसान गाड़ी पर बैठ जाता है। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वो घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो बार बार गाड़ी फिर भी फंस जा रहा है, उठ नहीं रहा है, करेगा क्या। फिर जोर लगाया, फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले से ऊपर थी और अब की बार गाड़ी निकल जाती है पूरा जोर लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान खुद हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया उसे, कि बोला नमस्कार किया, मतलब प्रणाम तो होगा नहीं, बड़े से किया जाता है। तो युवक ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज
आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। आपने आज मेरा उद्धार कर दिया, नहीं तो सारी रात हम यहीं पे बैठ के रहते। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? तो किसान कहता है, किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवान आपको ही मिलेगी। तो चलिए, भगवान चाहेंगे तो ये जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं, तो वही आपको ही मिलेगी, क्योंकि मैं आशीर्वाद देता हूँ। बेचारा किसान वहाँ पे आशीर्वाद देकर चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अच्छे कर्मों की। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। युवक कौन है? वो लड़का, राइट, जिसने गाड़ी को ठेला, चक्के को ठेल कर ऊपर किया। किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो लड़का को संदेह हुआ कि क्या ये सुजान सिंह तो नहीं जो मेरा परीक्षा ले रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसको थोड़ा संदेह हो जाता है लड़के को। और मैं एक बात बोलूं, कहानी में ट्विस्ट यही आएगा कि ये खुद सुजान सिंह ही रहते हैं जो इसका परीक्षा ले रहे हैं। आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। किसान ने भी देखा कि मुझे लग रहा है कि ये सुजान सिंह ही है, शायद एग्ज़ाम लेने आए होंगे। शायद वह उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, शायद वो उसके दिल को संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, वो लड़का खुद कहता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्राप्त काल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीनिंग तो मैं बोलना भूल गया। गहरे पानी में बैठने से, बैठने से मोती मिलता है। मतलब आप जब तक परिश्रम नहीं कीजिएगा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, ठीक है। डर के आप अगर, मतलब मान के चलिए एक नदी है, ये नदी है, आपको नदी के उस पार जाना है, राइट, उस पार जाना है। आप यहाँ पे है, ये आप है, राइट, और आप यहाँ पे सोचेंगे कि वो किनार ही मेरे पास खुद चलकर आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आपको इस पानी से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जाके जो इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट वर्क है, आप कर पाइएगा। वही कहा गया है कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, यानी हार्डवर्क वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेहनत ज़रूरी है। निदान महीना पूरा हुआ, अब 1 महीना पूरा हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। 1 महीना हो गया, 1 महीना के लिए लाया गया था सबको, 1 महीना हो गया। अब लास्ट अनाउंसमेंट बाकी है कि किसको मिला है। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्राप्त काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। सब लोग अपना किस्मत सुनना चाहेगा कि मुझे मिला कि नहीं, मुझे मिला कि नहीं, किसको मिला। नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, किसको ये पद दिया गया है। दिन काटना पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, कि किसका नसीब खुलेगा और ये पद किसको मिलेगा, राइट। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, लक्ष्मी किस पे बरसेगी ये कोई नहीं जानता, यानी नौकरी किसे लगेगा किसी को मालूम नहीं था। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शाम हो चुका था, राजा साहब का दरबार अच्छे से सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, यानी जो रिच फैमिली के बिलोंग्स करने वाले लोग थे, जो रईस लोग थे, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। और सभी लोग आ जाते हैं, सभी का मोस्ट वेलकम होता है। हाँ, सभी वहाँ पे आते हैं और अनाउंसमेंट को सुनने के लिए कि किसको मिलेगा। उम्मीदवार के कलेजे धड़क रहे थे। जो उम्मीदवार, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे आए थे अपनी नौकरी के लिए, उन लोग का कलेजा, जिस तरह आप लोग मैट्रिक देंगे तो आप लोग का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन धक धक करेगा कलेजा, वही बोला गया है। आत्मा, डर बना हुआ है, राइट, डर आपका भी बना रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं आप लोगों को जो कष्ट दिया 1 महीना का, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे इस पद के लिए
ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। और मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, ऐसे लड़के चाहिए था जिसके अंदर दया भी भरा हो, जो दया करे, और आत्मबल मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। ऐसे लोग मुझे चाहिए था। वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय वही है जो उदार हो। हृदय वही हो, हृदय मतलब हार्ट, आपके अंदर जो हार्ट है, दिल है, उदार होना चाहिए, मतलब दयावान होना चाहिए। दया कीजिए आप, आपके अंदर नर्मता भरी होनी चाहिए। आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। आत्मबल मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर आने वाला जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप उसको बेझिझक आप लड़ सकते हैं। इसके बाद आपत्ति का वीरता के साथ सम्मान करें। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया, और हमें ऐसा पुरुष मिल जाता है। वो कहते हैं कि मुझे मिल चुका है। ऐसे गुण वाले संसार में कम होंगे। ऐसे जो गुण होना चाहिए लोगों के अंदर, दया होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नम्रता भरी होनी चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत संसार में कम होते हैं। और जो है वे कृति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति है वो पहले से ही ऊंचा पद पर बैठा हुआ है, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। वो कहते हैं, मैं एक पंडित है जिसका नाम था जानकीनाथ, उनको दीवान के पद के लिए मैं बधाई देता हूँ। यानी ये नौकरी मिला किसको? पंडित जानकीनाथ को। वेरी इंपॉर्टेंट। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जानकीनाथ को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि नौकरी इन्हें मिल जाती है, राइट। और सभी लोग देखते हैं, अब थोड़ा जेलेसी फील होता है। जितने उम्मीदवार थे वो अपने आंखों में जेलेसी फील कर रहे हैं कि उसको क्यों मिला। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाया, उसके हृदय में साहस भी है, आत्मबल भी है, उदारता का निवास भी है। ऐसे आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। ऐसे लोग कभी गरीब को नहीं सताएंगे। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। भले ही लोग उसे धोखा दे दें, पंडित जानकीनाथ को, लेकिन वो बेचारा कभी किसी पर अधर्म नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और वो अपने धर्म के मार्ग से हटेगा भी नहीं। इसलिए आपको जानकीनाथ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नौकरी किसे मिली थी, आपको याद रखना है, पंडित जानकीनाथ। अब आते हैं, वैसे आधे घंटे में हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका टोटल क्वेश्चन से ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है। आपको बोरिंग लग रहा है, ओके, तो मैं इस बोरिंग को हटाने के लिए मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम मिले तो वहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। 100% एग्जाम में आएगा। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी? तो दीवान के पद के लिए परीक्षा ली गई थी, हमने पढ़ा और जान चुका। दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई कि वह दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि दीवान के पद के लिए उम्मीदवार उन्हीं को चुनकर देना होगा। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेल रहे थे? तो क्या खेल रहे थे भाई? हॉकी का खेल। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया? पंडित जानकीनाथ का। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद याद हो जाता है। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की थी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब अब बुढ़ापे की उम्र आ चुकी है, दाग ना लग जाए इस बुढ़ापे में, हाँ अब मुझे परमात्मा का भी सेवा करने का मौका दीजिए महाराज, यही सब कहे थे। तो डायरेक्ट हम बुक से आंसर लिख सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? ये क ख ग घ जो भी है आपको लिखना है। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की थी? तो वो लिखना है।
किसान ने अपनी मददगार युवक से क्या कहा, उसका क्या अर्थ था। सुजान सिंह उम्मीदवार की परीक्षा कैसे ली थी, वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित जानकीनाथ कौन से गुण थे। तो हम ये सब आंसर को बड़ी बारीकी से लिखेंगे और हम आपको लिख कर दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि फाइल PDF फॉर्म में हो ताकि आपको PDF भी मिल सके। सो इसीलिए कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। चैनल सब्सक्राइब नहीं करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चैनल सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा उसी को PDF मिलेगा, और वो मैं वादा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर PDF भी दूंगा मैं। इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अभी, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है।